बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार्क वर्ल्ड इमरान सीरीज मुसन्निफ ज़हीर अहमद। इमरान और इसके साथियों के पैरों के नीचे से यकलख्त जमीन लरज उठी। साथ ही सामने जमीन पर स्याह रंग की एक लंबी सी लकीर बनती चली गई थी। लकीर एक हिस्से से बनकर दो अतराफ तेजी से दूर तक फैलती चली गई और फिर उन्होंने जमीन फटकर दो हिस्सों में अलग होते देखी। देखते ही देखते मैदान और जंगल के दरमियानी हिस्से में जमीन में कई फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। ये शगाफ इतना बड़ा था कि वो भागकर और छलांगे लगाकर भी दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे। अभी वो शगाफ की तरफ ही देख रहे थे कि अचानक शगाफ में से आग के बड़े बड़े शोले निकलते दिखाई दिए। यूं लग रहा था जैसे जलजले से जमीन फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई हो और इस शगाफ में लावा ट्यूब हो जिसमें बड़ी मिकदार में लावा बह रहा हो और इस लावे के शोले जमीन से बाहर आ रहे हों। बॉस, ये सागंदी का दूसरा वार है, खौफनाक वार। वो हमें जिंदा जलाकर हलाक करना चाहती है, जोसेफ ने चीखते हुए कहा। जमीन इस बुरी तरह से लरज रही थी कि उन्हें जमीन पर अपने कदम जमाने मुश्किल हो रहे थे। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि जमीन की लर्जिश जैसे इन्हें आग उगलते हुए शगाफ की तरफ धकेल रही थी। वो कदम जमाने और पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उकुब से जैसे जमीन किसी तख्ते की तरह ऊपर उठ रही थी और उनके सामने जमीन नशेब की तरह झुक रही थी। मैदान चटेल जरूर था, लेकिन वहां झाड़ियां नहीं थी जिन्हें पकड़कर वो शगाफ की तरफ जाते हुए अपने कदम रोक सकते। वो चट्टानों की दरारों और टूटे हुए हिस्सों में रुकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह उकुब से जमीन ऊपर की तरफ उठ रही थी, इन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे जमीन का वो हिस्सा किसी बड़े तख्ते की तरह से पलट जाएगा और वो सब आग के उगलते शगाफ में जाकर गिरेंगे। शगाफ से जिस तरह आग निकल रही थी, अगर वो इसमें गिर जाते तो एक लम्हे से भी कम वक्त में इनकी हड्डियां तक जलकर राख बन सकती थी। बॉस, बॉस, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, जल्दी करें, जोसेफ ने चीखते हुए कहा। और वो जल्दी जल्दी एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगे। इमरान ने जोसेफ का हाथ भी पकड़ लिया था, जबकि इसका दूसरा हाथ जूलिया के हाथ में था। जूलिया ने सफदर का और सफदर ने दूसरे हाथ से तनवीर का हाथ थाम लिया था। अब सब जमीन पर औंधे लेट जाएं और आंखें बंद कर लें, जोसेफ ने इसी तरह से चीखते हुए कहा और खुद भी फौरन जमीन पर औंधा लेट गया। उसके साथ ही इमरान और फिर बाकी साथी भी सब औंधे लेट गए। औंधे लेटते ही उनके जिस्म और ज्यादा तेजी से नशेब की तरफ खिसकना शुरू हो गए। जोसेफ अफ्रीकी जबान में कुछ पढ़ रहा था। इसी लम्हे माहौल इंतहाई भयानक और इंतहाई दिलखराश चीखों से गूंज उठा। चीखें इस कदर तेज और भयानक थीं कि उन्हें अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वहां बेशुमार बदरूहें आ गई हो और वो निहायत तेज और खौफनाक आवाजों में चीख रही हो। फिर अचानक इमरान को अपने सर पर क़यामत सी टूटती हुई महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। इमरान को अपनी खोपड़ी चीखती हुई मालूम हुई। उसे बंद आंखों के सामने एक लम्हे के लिए सूरज रोशन होता महसूस हुआ और फिर उसका जहन यकलख्त तारीकी में गुम हो गया। बेहोश होने से पहले उसने अपने साथियों की भयानक और दिलखराश चीखें सुनी। फिर जिस तरह तारीकी में जुगनू चमकता है, बिल्कुल इसी तरह इमरान के दिमाग के स्याह पर्दे पर रोशनी का नुक्ता सा चमका और देखते ही देखते रोशनी का नुक्ता तेजी से फैलता चला गया। चंद ही लम्हों में रोशनी ने जैसे तारीकी को निगल लिया और साथ ही इमरान की आंखें खुल गईं। आंखें खुलने के बावजूद इमरान के सामने का मंजर वाज़ेह नहीं था। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो छत लेटा हुआ हो और ऊपर आसमान हो, खुला आसमान जहां रोशनी सिमटी हुई दिखाई दे रही थी। इसी लम्हे इमरान को एक जोरदार झटका लगा। दर्द की तेज लहर इसके पैर के अंगूठे में पैदा हुई और उसके सारे जिस्म में सरायत करती चली गई। शदीद तकलीफ की वजह से इमरान की आंखें बंद हो गईं, मगर दूसरे लम्हे उसने एकदम आंखें खोल दी। इस बार उसकी आंखें खुली तो उसकी आंखों के सामने खुला और नीलगू आसमान था। साफ आसमान जहां बादल की एक छोटी सी टुकड़ी भी दिखाई दे रही थी। अलबत्ता आसमान पर वाकई रोशनी सिमट रही थी, जिससे दूर उफक पर सुर्खी छाई हुई थी। आंखें खुलने के साथ ही इमरान के कानों में दूर जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दी। इमरान एक झटके से उठकर बैठ गया। उसने दाएं बाएं सर घुमाया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके दाएं तरफ इसके सभी साथी साकित पड़े हुए थे। यूं लग रहा था जैसे वो सब गहरी नींद सो रहे हों, जबकि जोसेफ होश में था और उसके पैरों के पास खड़ा था। इन सब के पांव नंगे थे। इमरान के जहन में फौरन सांप का मंजर घूम गया। सांप का मंजर याद आते ही उसका एक हाथ अपने सर पर पहुंच गया
जहां उसे जोरदार जर्ब लगी थी। उसके सर पर कोई जख्म, कोई उभार नहीं था। ये सब क्या था? क्या मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा था? इमरान ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। वो सब इसी मैदान में थे जहां उन्होंने जमीन में शगाफ पड़ते देखे थे और शगाफ से शोले बुलंद होते हुए देखे थे। लेकिन अब मैदान इसी हालत में था जैसे उन्होंने झाड़ियों से बाहर आकर साफ हालत में देखा था। वहां ना कोई शगाफ दिखाई दे रहा था और ना ही आग। वो सब ख्वाब नहीं, हकीकत थी बॉस। इमरान की बात सुनकर जोसेफ ने बड़े संजीदा से लहजे में कहा। इमरान ने उसकी तरफ देखा और फिर उठकर खड़ा हो गया। कैसी हकीकत? हुआ क्या था? इमरान ने उससे पूछा। 2 साअतें गुजरने के बाद सागंदी हाबेला की ताकतें बहाल हो गई थी बॉस। वो खाई में हमारी लाशें देखने के लिए आई थी, लेकिन उसने लाशों की बजाय हमें जिंदा हालत में देखा तो वो गुस्से से बेफर गई। उसने हमें हलाक करने के लिए इंतहाई ताकतवर जादू चलाया था, जिसे शानारी जादू कहा जाता है। शानारी जादू का मतलब आग में जलाने का है। हाबेला ने जादू में से जमीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया और शगाफ में खौफनाक आग भड़का दी। उसने अपनी ताकतों से जमीन का वो हिस्सा उल्टाने की भी कोशिश की जिस पर हम मौजूद थे। हाबेला हमें जमीन पर पलटाकर आग में फेंकना चाहती थी ताकि हम फौरन जलकर राख बन जाएं। वो गैबी हालत में हमारे नजदीक आई थी, इसलिए मुझे उसकी मौजूदगी का पता चल गया था। फिर जब जमीन लर्जी, शगाफ हुआ और शगाफ में आग भड़क उठी तो मुझे शानारी जादू का इल्म हो गया। इसलिए मैंने आप सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर जमीन पर लेटने का कहा था। शानारी जादू के वार से बचने का यही तरीका है कि उसकी जद में आने वाले अफराद एक दूसरे का हाथ पकड़कर जमीन पर लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। इसके बावजूद भी अगर जादू का असर खत्म ना हो तो इन इंसानों को फौरन बेहोश कर देना चाहिए जो शानारी जादू की जद में हो। इस तरह शानारी जादू का असर खत्म हो जाता है। मैंने आप सब से जो कहा आप सब ने वैसे ही किया था। जबकि मैं फादर जोशुआ के सुर्ख मुहाफिजों को बुलाकर इनसे मदद मांग रहा था, मेरी आवाज सुन ली गई और सुर्ख मुहाफिज फौरन यहाँ पर पहुंच गए। शानारी जादू चूंकि इंतहाई ताकतवर और शदीद था, इसलिए आप सबका बेहोश होना बेहद जरूरी था। इसलिए मेरे कहने पर सुर्ख मुहाफिजों ने आप सबके सरों पर एक साथ वार करके सबको बेहोश कर दिया। जैसे ही आप बेहोश हुए, शानारी जादू का जोर टूट गया और चंद लम्हों में शानारी जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा और इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात फैल गए। तो मेरे सर पर तुम्हारे फादर जोशुआ के सुर्ख मुहाफिज ने हथौड़ा मारा था? इमरान ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। हथौड़ा नहीं, उन्होंने सबके सरों पर हाथ मारे थे और उनके हाथ हथौड़ों से कम नहीं हैं। और बॉस, सुर्ख मुहाफिजों ने बेहोश करने के लिए बेहद हल्के हाथ मारे थे, वरना उनके बाजू में बेपनाह ताकत है। वो उंगलियों की जर्ब मारकर खोपड़ियों में सुराख कर देने की ताकत रखते हैं। जोसेफ ने फखरिया लहजे में कहा। बाप रे, बड़े ताकतवर हैं, इमरान ने कहा। यस बॉस, इनकी ताकतों का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जोसेफ ने कहा। क्या तुम हमारे साथ बेहोश नहीं हुए थे? इमरान ने पूछा। नो बॉस, अगर मैं बेहोश हो जाता तो तुम सबको होश में कौन दिलाता? जोसेफ ने दांत निकाल कर कहा। क्या मतलब? क्या तुमने मुझे होश दिलाया है? इमरान ने चौंक कर कहा। यस बॉस, सुर्ख मुहाफिजों के हाथों जो अफराद बेहोश होते हैं उन्हें खास तरीके से होश में लाया जाता है, वरना वो इसी बेहोशी के आलम में हलाक हो जाते हैं, जोसेफ ने कहा। कौन सा खास तरीका है, मुझे बताओ, इमरान ने कहा। इसके लिए पैरों के दोनों अंगूठों को एक साथ मखसूस अंदाज में जोरदार झटका दिया जाता है। ये झटका इस कदर जोरदार होता है कि सुर्ख मुहाफिजों के हाथों बेहोश होने वाले इंसान के सारे जिस्म में दर्द की तेज लहरें सरायत कर जाती हैं। दर्द की ये लहरें जब तक दिमाग तक पहुंचती हैं तो दिमाग की बंद रगें फौरन खुल जाती हैं, जिससे ज़हन पर छाया हुआ अंधेरा खत्म हो जाता है और इंसान फौरन होश में आ जाता है, जोसेफ ने कहा। और इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। होश में आते हुए उसे वाकई पैरों के अंगूठों में झटके लगने से सारे जिस्म में तेज दर्द का एहसास हुआ था, जिससे उसके जहन में छाई हुई तारीकी खत्म हो गई थी और इसे होश आ गया था। क्या इसी तरीके से तुम इन सबको भी होश में लाओगे? इमरान ने पूछा। यस बॉस, इस तरीके के अलावा इन्हें होश में लाने का कोई और तरीका नहीं है, जोसेफ ने असबात में सर हिलाकर कहा। ठीक है, होश में लाओ इन्हें, फिर बात करते हैं, इमरान ने कहा। और जोसेफ सर हिलाकर जूलिया की तरफ बढ़ गया। वो जूलिया के पैरों पर झुका और इसने जूलिया के पैरों के अंगूठे एक साथ पकड़े और इन्हें दाएं बाएं घुमाने लगा। और फिर इसने दोनों अंगूठों को एक साथ इस जोर से झटके दिए कि इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे जूलिया के पैरों के अंगूठे उखड़ कर जोसेफ के हाथों में आ गए हों।
झटका लगते ही जूलिया का जिस्म बुरी तरह से तड़प उठा। जोसेफ ने एक बार फिर इसी तरीके से झटका लगाया तो जूलिया के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो बुरी तरह से तड़पती हुई होश में आ गई। वो एक झटके से उठकर बैठ गई थी और फिर खाली खाली नजरों से इधर उधर देखने लगी। जूलिया के बाद जोसेफ ने इसी तरीके से सफदर, फिर तनवीर और फिर बाकी सबको होश में लाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो सब ना सिर्फ होश में थे बल्कि उनके शऊर भी जाग गए थे। ये सब क्या था? क्या हुआ था? वो शगाफ और आग कहाँ है? जूलिया ने लरसते हुए लहजे में कहा। बाकी सबकी हालत भी जूलिया से मुख्तलिफ नहीं थी। इमरान ने उन्हें वो सब बातें बता दी जो उसे जोसेफ ने शानाई जादू के हवाले से बताई थी। ये सब सुनकर वो बुरी तरह से कांप उठे थे कि हाबिला ने शानाई जादू के जरिए उन्हें आग में जिंदा जलाने की कोशिश की थी। मेरे खुदा, हाबिला का दूसरा वार वाकई बेहद शदीद था, सफदर के मुंह से निकला। हाँ, और अगर जोसेफ बर्वक्त कार्रवाई न करता तो अब तक हमारी राख भी हवा में उड़ चुकी होती, खावर ने कांपकर कहा। थैंक यू जोसेफ, तुमने हमें शानाई जादू से बचाकर इस बार हमें वाकई नई जिंदगी दी है। अगर तुम हमारे साथ ना होते तो न जाने क्या हो जाता, तनवीर ने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। जोसेफ के साथ साथ तो मेरा भी शुक्रिया अदा करो, इमरान ने कहा। वो क्यों? तुमने कौन सा तीर मारा है? तुम भी तो हमारे साथ ही बेहोश हुए थे, तनवीर ने इसे घूर कर कहा। हाँ इमरान साहब, जोसेफ ने तो हमारी जानें बचाई हैं, हमारे साथ साथ इसने आपको भी बचाया है, और फिर हम आपका शुक्रिया अदा क्यों करें? बल्कि आपको चाहिए कि हमारे साथ साथ आप भी जोसेफ का शुक्रिया अदा करें, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ए मेरे मुसलमान भाइयों और मेरे सिवा सबकी बहन, ये मत भूलो कि जोसेफ मेरा शागिर्द है। इसे मैंने हर तरह के हालात से नबर्द आजमा होने की ट्रेनिंग दे रखी है। शागिर्द अगर कोई अच्छा और बड़ा काम करे तो उसका क्रेडिट उसके साथ साथ उसके उस्ताद को भी जाता है, इमरान ने कहा तो वो सब हंस पड़े। मावराई मामलों में भी आप ही ने इसे ट्रेनिंग दी है, नौमानी ने हंसते हुए कहा। और नहीं तो क्या, अगर ये मेरे लिए झूठ भी बोल सके तो मैं इसकी टांगे ना चीर दूंगा, इमरान ने कहा, और सबके साथ जोसेफ भी हंस दिया। जोसेफ, अब सागंदी, मेरा मतलब है कि हाबिला कहाँ है? इतना बड़ा वार करने के बाद वो हम पर और वार भी तो कर सकती है, जूलिया ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। सागंदी ने इस बार हमें हर हाल में हलाक करने का इरादा किया था, इसलिए उसने अपना शानाई जादू का सबसे बड़ा वार किया था। ऐसी बदरूहें अपनी ताकत का इस्तेमाल अगर किसी इंसान को हलाक करने के लिए करें तो उनका वजूद बेहद लागर और कमजोर हो जाता है। मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं कि हाबिला ऐसी जरियत है जो एक जादुई वार करने के बाद कमजोर हो जाती है और उसे अपनी ताकत बहाल करने के लिए तारीकी में जाना पड़ता है, जहां उसे कम से कम 2 साअतें जरूर गुजारनी होती हैं। तारीकी में 2 साअतें गुजारने के बाद इनकी ताकतें बहाल हो जाती हैं और वो नया और कारीवार करने के लिए दोबारा लौट आती हैं। लेकिन इस बार हाबिला ने चूंकि हमें हलाक करने के लिए बहुत बड़ा जादू चलाया था, इसलिए इसका वजूद बहुत ज्यादा लागर हो गया है। वो वार करते ही तारीकी में भाग गई थी। अगर इसका वार कामयाब हो जाता तो उसकी ताकतें जल्द बहाल हो जाती, लेकिन चूंकि उसका वार कामयाब नहीं हुआ है और हम सब जिंदा हैं, इसलिए अब इसकी ताकतें बहाल होने में वक्त लगेगा। उसे कम से कम 3 दिन और 3 रातें तारीकी में गुजारनी होंगी, तब उसकी ताकतें बहाल होंगी, वरना नहीं, जोसेफ ने कहा। ओह, गोया अब हम हाबिला की जादुई वारों से महफूज हैं, वो फौरन हम पर हमला नहीं करेगी, तनवीर ने कहा। हाँ, वो 72 घंटों तक अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जोसेफ ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तब ठीक है, मुझे उम्मीद है कि 72 घंटों तक हम डार्क वर्ल्ड में दाखिल हो जाएंगे और फिर हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, चौहान ने कहा। यहाँ आसानियां नहीं हैं, इन जंगलों में कदम कदम पर मौत है। हमें अभी बहुत से मुश्किल और सख्त हालात का सामना करना है। हमारी मुश्किलें और परेशानियां डार्क वर्ल्ड में दाखिल होकर और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बार हमारा मुकाबला आम जंगली वैश्यों से नहीं है, बल्कि कौमे जिन्नात से है। वो हमें आसानी से डार्क वर्ल्ड में दाखिल होने नहीं देंगे, इमरान ने कहा। जोसेफ सब संभाल लेगा, ये यूं ही मुंह उठाकर हमारे साथ नहीं आया है, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। यूं कहूं, जोसेफ इन सबको संभाल लेगा और तुम्हें संभालने के लिए मैं हूं ना, क्यों तनवीर? इमरान ने कहा तो वो सब मुस्कुरा दिए, जबकि तनवीर का हस्बे आदत मुंह बन गया था। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा था। वो जानता था कि अगर इसने कुछ कहा तो इमरान उसके जुमले उसी पर उलट देगा और सबकी मौजूदगी में उसी की सुबकी होगी, इसलिए उसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। शाम के 6 गहरे हो रहे हैं, अभी हम जंगलों में दाखिल नहीं हुए हैं
और रात भी सर पर आ गई है। रात का क्या इंतजाम है तुम्हारे पास? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मेरी रिस्ट वॉच के मुताबिक सब 6 से 7 घंटे बेसुध पड़े रहे हैं। इसके बावजूद भी तुम सोना चाहती हो? इमरान ने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। तो क्या तुम अंधेरे जंगलों में जाने के असका सोचे हो? जूलिया ने चौंक कर कहा। क्या हर्ज है? डार्क वर्ल्ड में अंधेरा ही अंधेरा है। वहां सनलाइट और पावर लाइट की कोई सहूलत मौजूद नहीं है, इसलिए अंधेरे में चलने की प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो आगे काम आएगी, इमरान ने कहा। इमरान साहब ठीक कह रहे हैं मिस जूलिया। बेहोशी की हालत में हमने आराम ही तो किया है। मेरा ख्याल है कि हम सब फ्रेश हो चुके हैं और हमारी थकावट भी खत्म हो गई है, सफदर ने कहा। तो मैं कब रोक रही हूँ? चलो, जूलिया ने कहा। चलो चलो, हमारी डिप्टी चीफ ने इजाजत दे दी है, अब चलो, कहीं इसका इरादा ना बदल जाए, इमरान ने जल्दी से कहा। और वो सब मुस्कुरा दिए। बैग पहले इनके कांधों पर थे। वो सब उठे और फिर वो जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जोसेफ के हाथ में एक तलवारनुमा खंजर था, जिससे वो जंगल में कद्दे आदम झाड़ियों को काटता हुआ रास्ता बनाता जा रहा था, और वो सब उसके पीछे चल रहे थे। दरख्तों के झुंड में आते आते रात सर पर आ गई और वहां अंधेरा छा गया। जोसेफ ने उन्हें अंधेरे में टॉर्चें रोशन करने से मना कर दिया था, ताकि जंगली जानवर रोशनी देखकर उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो सके। इन सब ने आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स लगा लिए थे। ये लेंस इमरान ने खुसूसी तौर पर साथ लिए थे। डार्क वर्ल्ड में चूंकि तारीकी थी और इन्हें वहां तारीक रास्तों पर सफर करना था, इसलिए इमरान चाहता था कि अंधेरा होने के बावजूद तारीकी में आसानी से देख सकें और आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकें। ये नाइट व्यू लेंस टेलीनाइट स्कोप जैसे थे, जिससे रात की तारीकी और घुप अंधेरे में भी आसानी से देखा जा सकता था। नाइट व्यू लेंस के साथ इमरान ने जगोरिया से रवानगी के वक्त लिबासों के नीचे झल्ली जैसे और इंतहाई बारीक जालीदार लिबास भी पहनने के लिए दिए थे, जो इनके हाथों, पैरों और जिस्म के तमाम हिस्सों पर फिट आ गए थे। ये लिबास फाइबर ऑप्टिकल गिलास और एल्यूमिनियम की तारों से बनाए गए थे। फायर ऑप्टिकल गिलास की जदीद टेक्नोलॉजी अब आम हो चुकी थी। इससे आम शीशे को पिघलाकर इनमें एल्यूमिनियम मिक्स किया जाता था और फिर इन्हें खींचकर बारीक बालों जैसी तारें बनाई जाती थीं, जिन्हें मशीन में किसी कपड़े की तरह बुना भी जा सकता था। बारीक रेशों जैसे तार इंतहाई मजबूत होते थे, जिन पर गोली का भी असर नहीं होता था। इस जदीद टेक्नोलॉजी के तहत बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बनाई जाती थीं, जिन पर बमों का भी असर नहीं होता था। और इन्हीं फाइबर ऑप्टिकल गिलास से दुनिया भर के तैयारों के विंड स्क्रीन भी बनाए जाते थे, ताकि बुलंदी पर और हवा के शदीद दबाव से भी उन्हें नुकसान ना पहुंच सके। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल गिलास और एल्यूमिनियम की शीट्स तैयारा साजी की मेन बॉडी और खलाई जहाजों की तैयारी में भी इस्तेमाल की जा रही थी, जो मजबूती के लिहाज से स्टेनलेस स्टील से भी ज्यादा मजबूत और पायदार थी। इमरान ने इस टेक्नोलॉजी के तहत वो लिबास तैयार किए थे, और ये लिबास खुसूसी तौर पर जालीदार बनाए गए थे, ताकि जिस्म से निकलने वाले फासिद मादों के अखराज में रुकावट ना हो सके और जिस्म के मसामों से निकलने वाला पसीना आसानी बाहर आ जाए। अलबत्ता जालियां इस कदर बारीक थीं कि इनमें एक छोटी सी चुंटी भी दाखिल नहीं हो सकती थी। अफ्रीका के जंगल दरिंदों के साथ जहरीले हशरातुल अर्ज और जहरीले कांटों वाले पौधों से भरे हुए थे। इन जहरीले कीड़े मकोड़ों, सांपों, जहरीली चुंटियों, सुर्ख मक्खियों और जहरीले कांटों से बचे रहने के लिए इमरान ने इन्हें ये खुसूसी लिबास पहनाए थे। इन खुसूसी लिबासों की वजह से जंगल की मामूली सी चुंटी भी इन्हें अब नहीं काट सकती थी और ना ही इन्हें कोई जहरीला सांप डस सकता था। इमरान इन मखसूस लिबासों को हार्ड ब्लॉक कहता था। हार्ड ब्लॉक पहनकर वो सब मुतमईन थे। उन्हें इन लिबासों में चलने फिरने और उठने बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हार्ड ब्लॉक जिल्द के रंग के थे और इनकी जिल्द से चिपके हुए थे। हार्ड ब्लॉक्स की वजह से वो जंगल के छोटे मोटे खतरात से महफूज रह सकते थे, इसलिए उन्होंने तारीकी में सफर करने पर कोई एतराज नहीं किया था। तारीकी में अगर इन्हें सांपों, बिच्छुओं और जहरीली चुटियों के झुरमुट में भी रात गुजारनी पड़ती तो उन्हें किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। वैसे इमरान ने इन लिबासों को इस अंदाज में डिजाइन कराया था कि इनकी बारीक तारों से हल्की मगर इंतहाई जोरदार बू फूटती रहती थी, जिससे हर्षातुल अर्ज इनसे दूर रहते थे। हार्ड ब्लॉक्स के लिबासों में वो घनी और खुदरू झाड़ियों में भी आसानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। खुदरू झाड़ियां इनके ऊपर वाले लिबासों को जगह जगह से उधेड़ रही थीं, लेकिन इन झाड़ियों के कांटे उनके जिस्मों पर खराश तक नहीं डाल रहे थे। जोसेफ इन्हें झाड़ियों और दरख्तों से गुजारता रुके बगैर आगे आगे लिए जा रहा था। रात होते ही जंगल की जैसे जिंदगी जैसे बेदार हो गई थी।
झींगरों के साथ साथ दूर नजदीक के उल्लुओं और बहुत से जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिनमें खूंखार दरिंदों की धारें, चिंगाड़ें और गुर्राहटें भी शामिल थीं। आगे जाकर झाड़ियां और ज्यादा घनी हो गईं। जमीन गीली थी और कीचड़ से भरी हुई थी। इस कीचड़ में इनके पैर धंस धंस जा रहे थे, मगर वो खामोशी से जोसेफ की तकलीद में आगे बढ़ते जा रहे थे। एक जगह जोसेफ ने बांस उगे हुए देखे तो वो इन्हें वहीं ठहराकर उस तरफ को चला गया और फिर थोड़ी देर में वो अपने कांधों पर लंबे लंबे बांस उठाकर ले आया जो उसने तलवार जैसे खंजर से काटे थे। जोसेफ ने इन बांसों के सिरों पर नोकीले कलम बना दिए थे। बांस जंगल के वैशी कबीले के नेजों जैसे नजर आ रहे थे। उसने एक बांस इन सबको पकड़ा दिया। हम इस वक्त दलदली रास्तों पर सफर कर रहे हैं। दलदलें गहरी और खतरनाक नहीं हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर हम इन बांसों को दलदल में रखकर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। और मैंने इनके सिरे नोकीले इसलिए बनाए हैं ताकि अगर हमारे रास्ते में कोई दरिंदा आए तो हम इनसे अपना बचाव कर सकें। जोसेफ ने इन्हें इन बांसों की अफादियत बताते हुए कहा। जोसेफ के कहने का मतलब है, हम इन बांसों को दलदलों में लाठियों की तरह टेकते हुए ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम इन बांसों को दरिंदों के खिलाफ नेजों के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। हमें पता है जोसेफ ने हमसे क्या कहा है, तुम्हें वजाहत करने की जरूरत नहीं है, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, तुम्हें अकल है? मैं तो समझा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या समझे थे तुम? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? कि मेरे दिमाग में अकल नहीं है? तनवीर ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। अकल होती तो ना तुम कुंवारे होते और ना ही मैं, इमरान ने कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अगर मैंने मतलब बता दिया ना, तो फिर तुम्हारी अकल का क्या फायदा? ये तो अकल ना होने की वाली बात हुई ना, क्यों जूलिया? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा और उन सबके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। चलो, अगर मैं ना समझ हूं तो तुम बता दो। तुम तो बहुत बड़े अक्लमंद हो ना, तनवीर ने जले कटे लहजे में कहा। हाँ, ये तो है, इमरान ने गर्दन अकड़ाकर कहा। बातें करते हुए वो बांस दलदल में दबाते हुए मुसलसल आगे भी बढ़ते जा रहे थे। तो फिर बताओ, तनवीर ने कहा। अक्लमंद बाप और भाई अपनी जवान बेटी और बहन को ज्यादा देर घर में नहीं बैठा कर रखते। अगर मेरी शादी हो गई होती तो गुस्से में जल भूनकर तुम भी शादी कर लेते। इस तरह मेरी भी शादी हो जाती और तुम्हारी भी, इमरान ने कहा। जब भी बोलोगे बेतुकाई बोलोगे, जरा भी समझ नहीं आई कि तुम कहना क्या चाहते हो, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हारा भाई समझ गया है, क्यों तनवीर? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा और तनवीर गुस्से से उसे घूरने लगा। मुझे शादी का कोई शौक नहीं है, समझे तुम? तनवीर गुर्राया। शादी करने का नहीं तो शादी कराने का शौक तो होगा। मेरी शादी, इमरान ने कहा। मुझसे क्यों कह रहे हो? अपने माँ बाप से कहो, वो कराएंगे तुम्हारी शादी, तनवीर ने गुस्से से कहा। वो तो तैयार हैं, बस तुम्हारी हाँ करने की देर है। हाँ करने का वादा करो तो अम्मा भी और डैडी को लेकर मैं खुद तुम्हारे फ्लैट पर आ जाऊंगा, इमरान ने कहा। मेरे फ्लैट में आए तो मैं तुम्हें इसी वक्त गोली मार दूंगा, तनवीर गुर्राया। इससे बड़ी बेवकूफी की क्या होगी कि तुम अपने ही हाथों अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दोगे, इमरान ने कहा और वो सब हंस पड़े। कैसी बहन, कैसा सुहाग? तनवीर ने गुस्से से कहा। अरे, तुम अपनी बहन को नहीं जानते? हैरत है। जूलिया, सुन रही हो ना तुम? अभी इमरान ने इतना ही कहा था कि अचानक जोसेफ ठिठक गया। उसने फौरन एक हाथ ऊपर उठा दिया जो उन सब के लिए रुकने का वाज़े इशारा था। क्या हुआ? इमरान ने उससे पूछा। हमें घेरे में लिया जा रहा है बॉस, जोसेफ ने सरसराते हुए लहजे में कहा। घेरे में? ओह, कौन घेरा है हमें? क्या दरिंदों का कोई टोला है? इमरान ने चौंक कर कहा। नो बॉस, दरिंदे नहीं, वो इंसान हैं, किसी वहशी कबीले के इंसान, जोसेफ ने इसी अंदाज में कहा। वहशी कबीला? इमरान ने कहा। यस बॉस, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो दलदल में ही मौजूद हैं और चारों तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, जोसेफ ने आंखें सर्च लाइटों की तरह चारों तरफ घुमाते हुए कहा। कितनी दूर हैं वो? इमरान ने पूछा। वो ज्यादा दूर नहीं है, 200 गज से ज्यादा फासला नहीं होगा, जोसेफ ने कहा। तो क्या हम इनका मुकाबला इन बांसों से करेंगे या गने निकालें? सफदर ने पूछा। नहीं, हम इनका यहाँ मुकाबला नहीं कर सकते, जोसेफ ने कहा। क्यों? इमरान ने पूछा। बॉस, उनके हथियारों से हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो हम पर जाल भी फेंक सकते हैं और उनके जाल इस कदर मजबूत और सख्त होते हैं
जिन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता। अगर उन्होंने हम पर जाल डाल दिए तो वो हमें आसानी से पकड़ लेंगे, जोसेफ ने कहा। कितनी तादाद में हो सकते हैं वैशी? इमरान ने पूछा। उनकी तादाद किसी तरह भी 200 से कम नहीं है, जोसेफ ने कहा। ओह, वाकई इतनी बड़ी तादाद हमें वाकई घेरे में ले सकती है, इमरान ने इस्बात में सर हिलाकर कहा। तो क्या करना चाहिए? इन वैश्यों से हम किस तरह बच सकते हैं? जूलिया ने पूछा। हमें इसी दलदल में रुकना होगा। अभी उन्होंने हमें देखा नहीं है, उन्हें सिर्फ हमारी जिस्मों की बू मिल रही है। अगर हम छुप जाएं तो वो हमें तलाश नहीं कर सकेंगे, जोसेफ ने कहा। लेकिन इस दलदल में हम कहां छुपेंगे? यहाँ हर तरफ पौधे पौधे हैं, और इन पौधों के पीछे तो वो हमें आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि तमाम पौधे एक दूसरे से फासले पर हैं, खावर ने कहा। दलदल हमारे घुटनों तक गहरी है। अगर हम दलदल में लेट जाएं, तो वैश्यों को हमारी बू नहीं मिलेगी। वो इधर उधर घूम फिर कर वापस चले जाएंगे। हम बांसों के सिरे मुंह पर रखकर दलदल के अंदर से भी सांस ले सकते हैं। ये बांस अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, जोसेफ ने कहा। आइडिया तो अच्छा है, मगर वैश्य यहाँ आ गए तो इन्हें अपने पैरों से हमारी मौजूदगी का फौरन पता चल जाएगा। वो हम पर पैर रख देंगे तो हमारे इनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, खावर ने कहा। इसका भी इलाज है मेरे पास। वो हमारे करीब नहीं आ सकेंगे, जोसेफ ने कहा। कैसा इलाज? क्या करोगे तुम? तनवीर ने पूछा। मेरे पास सागौंडा नाग की राख है। राख बेहद बदबूदार है। जंगल के वैशी सागौंडा नाग से बेहद डरते हैं। सागौंडा नाग की राख की बू वो पहचानते हैं, और उन्हें जैसे ही सागौंडा नाग की बू महसूस होगी तो वो फौरन अपना रास्ता बदल देते हैं। मैं इन अतराफ में राख फैला दूंगा। करीब आने पर इन वैश्यों को जैसे ही सागौंडा नाग की बू महसूस होगी वो फौरन अपना रास्ता बदल लेंगे, जोसेफ ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकालते हुए कहा, जिसमें सागौंडा नाग की राख भरी हुई थी। तो ये राख तुम वैसे ही यहाँ फैला दो। बू महसूस करके वो शायद हमारे करीब ही ना आए, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, सागौंडा नाग की राख की बू महदूद पैमाने तक रहती है, इतनी महदूद कि वो आगे आकर हमें देख सकते हैं। एक बार उन्होंने हमें देख लिया तो फिर वो सागौंडा नाग की भी परवाह नहीं करेंगे और हम पर चारों तरफ से पिल पड़ेंगे, जोसेफ ने कहा। हमारे पास गने भी हैं और बम भी। क्या हम फायरिंग करके और बम ब्लास्ट करके इन्हें दूर नहीं भगा सकते? जूलिया ने पूछा। मैं इनमें से अभी किसी वैश्य की हलाकत नहीं चाहता, जोसेफ ने कहा। क्यों? नौमानी ने पूछा। हम जिन दलदलों में हैं, इन दलदलों में सांप भी हैं, और इन दलदलों में 10-10 फीट लंबे मगरमच्छों की भी कोई कमी नहीं है। रात के वक्त मगरमच्छ दलदल की गहराई में रहते हैं। दलदल से सिर्फ खून की बू पर बाहर आते हैं। अगर दलदल में किसी वैश्य का या हमारा खून गिरा तो सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ बाहर आ जाएंगे। हार्ड ब्लॉक से हम जहरीले सांपों और छोटे मोटे जानवरों से बच सकते हैं, जबकि मगरमच्छ इतने बड़े हैं कि वो हमें सालिम निगल जाएंगे, जोसेफ ने कहा। अरे बाप रे, इन दलदलों में मगरमच्छ भी हैं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मगरमच्छों का सुनकर सुलेमान बौखलाए हुए लहजे में बोला। मैं मगरमच्छों के बारे में पहले से बताकर किसी को खौफजदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सबसे आगे हूँ। दलदलों में मगरमच्छ कहाँ हो सकते हैं, इसका मुझे बखूबी इल्म है, जोसेफ ने कहा। तो अब इन वैश्यों से बचने के लिए हमें दलदल में उतरना पड़ेगा, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, जल्दी करें, वैश्य करीब आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी, जोसेफ ने कहा। उसने फौरन शीशी का ढक्कन खोला और इर्द गिर्द शीशी से सागौंडा नाग की राख उड़ाना शुरू कर दी। हवा का रुख पीछे की तरफ था, इसलिए राख इन सब के गिर्द फैल गई थी। फिर जोसेफ ने दलदल में बैठते हुए बांस का सिरा मुंह पर रखा और दलदल में लेट गया। दलदल इतनी गहरी थी कि उसका जिस्म आसानी से गायब हो गया। अब वहां सिर्फ एक बांस दिखाई दे रहा था जो दलदल में जैसे उग आया था। जोसेफ ने उसे दोनों हाथों से मुंह पकड़कर मुंह से लगा रखा था ताकि उसे सांस लेने में कोई मुश्किल पेश ना आए। चलो भाई, हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। किसी दलदल में आराम करने का ये हमारा पहला और अनोखा तजर्बा होगा, इमरान ने कराहते हुए कहा। और फिर वो बैठा और जोसेफ की तरह बांस का सिरा मुंह से लगाकर दलदल में लेटता चला गया। इसी तरह एक एक करके इमरान के साथी भी बांस से मुंह लगाते हुए दलदल में लेटते चले गए। उनके लेटते ही दलदल का गदला पानी उनकी सतह के बराबर हो गया। उन्हें दलदल में लेटे अभी थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अंधेरे में बेशुमार वैशी एक बड़े दायरे की शक्ल में नमूदार हुए, जो झुके झुके अंदाज में नहायत आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग कर रहे थे। उनके हाथों में नेज़े
और बड़े बड़े फलों वाले कुल्हाड़े नजर आ रहे थे, और उनमें से कई वहशियों ने जंगली बेलों के बने हुए बड़े और मजबूत जाल भी उठा रखे थे। वो दलदल में छुपे हुए मगरमच्छों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए आगे आ रहे थे। उनके नेज़े तने हुए थे ताकि जैसे ही कोई मगरमच्छ बाहर निकले वो फौरन उस पर हमला कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।